नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आपदा प्रबंधन के इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ के बारे में लेकर आया हूं, जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो रातों को जगता है और रातों में मेहनत करता है वही सूर्य बनकर एक दिन ना एक दिन बाहर की ओर निकलता है, अपना प्रकाश फैलाता है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो की ओर चलता हूं। उससे पहली बात है कि आपने अभी नोटबुक नहीं निकाला हो तो फटाफट नोटबुक को निकाले और मेरे कराए गए प्रश्न को भली भांति लिखे, याद करें ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट है इकाई 2 का बाढ़ एवं सुखाड़। वैसी प्रक्रियाएं आपदाएं हैं जिनका संबंध वर्षा से है। दोस्तों, बाढ़ और सुखाड़ वैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध किससे होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वर्षा से। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, जब वर्षा अधिक होती है तो नदियों के जल स्तर काफी बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, बाढ़ की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो नदियों का जल स्तर काफी बढ़ जाता है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, जब वर्षा कम होती है तो पानी की किल्लत होने लगती है तो इसे सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। दोस्तों, सुखाड़ कब स्थिति किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, पानी की किल्लत होने लगती है तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम कहते हैं सुखाड़। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपके सामने है कि 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध को टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल डाली। दोस्तों, याद रखिएगा, यह पॉइंट है कि भारत नेपाल की सीमा टूटने पर कोसी का धारा बदल डाली। कौन से सन में? तो 2008 में। दोस्तों, याद रखिएगा, 2008 में बहुत भयानक क्या हुआ था? बाढ़ आई थी जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों के ऊपर महामारी उत्पन्न हो गई थी, अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई थी। 2008 में बहुत भयानक क्या आया था? बाढ़ आया था। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, थोड़ा सा इस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य है कि बांध का नाम, उसके बाद नदी जलाशय का नाम। दोस्तों, आपसे पूछता है कि भाखड़ा नंगल बांध कौन से नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सतलज नदी पर स्थित है। और जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर। ठीक है दोस्तों। भाखड़ा नंगल बांध का नाम है, कौन सी नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर। ठीक है दोस्तों। फिर आगे है कि नर्मदा। ठीक है, नर्मदा परियोजना कहाँ है? तो नर्मदा नदी पे है। जलाशय इसका क्या है? सरदार सरोवर। ठीक है। उसके बाद अगला है नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो कृष्ण में है। कहाँ है? नागार्जुन सागर पे। ठीक है। उसका कावेरी परियोजना कावेरी नदी पे है। कृष्ण सागर जलाशय है इसका। हिंद बांध कहाँ है? रिहिंद पर जलाशय पंत सागर। ठीक है। उसके बाद एक अगला पॉइंट है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आश्वासन नामक जगह पर बनाया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आश्वासन नामक जगह पर बनाया गया है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में सुखाड़ कब कब आया था दोस्तों? 1877 में, 1899 में, 1918 में, 1996 में, 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में सुखाड़ कब कब आया था? तो याद रखिएगा, 1877, 1899, 1918, 1996, 1987। ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में 77 ऐसे जिले हैं जहां प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों भारत में 77 ऐसे जिले हैं जिन्हें प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी 77 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां प्रत्येक साल सुखाड़ उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि बाढ़ कैसे आता है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि बाढ़ कैसे आता है स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, सुन लिए। अब मैं इसका आंसर बता दूं आप लोगों को कि अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है, साथ ही साथ अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आ जाती है। नदियों तल के वृद्धि होने के फलस्वरूप जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसके कारण नदी तटबंधों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और तटबंधन टूट जाता है और नदियों का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि क्या होता है, नदियों का जल जो होता है अधिक जमाव हो जाने के कारण क्या होता है, अधिक जमाव हो जाने के कारण जल का स्तर जो धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ते जाता है और दबाव पानी के बढ़ने के कारण तटबंध टूट जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। दोस्तों बाढ़ से होने वाली हानियों को चर्चा करें तो दोस्तों मैंने पॉइंट रखा है, 1 2 3 पॉइंट रखा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं, लिख दीजिएगा आंसर। 1 नंबर दीजिएगा बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी पर लंबे समय तक जमाव हो जाते हैं। 2 नंबर दोस्तों बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। 3 नंबर दोस्तों बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगला है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के संकरी ढालों पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है स्तंभ आधारित मकान हो तथा स्तंभ की गहराई काफी होनी चाहिए। 3 नंबर दोस्तों पॉइंट है कि लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण देना चाहिए, लोगों को तैरने की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर 4 नंबर प्रश्न है मेरा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय को बताएं। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय को बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करिएगा। नदी तटबंधों की मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हुआ औसत से कम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर के अधिक गहराई तक नीचे चले जाने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है प्रश्न है सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। दोस्तों ठीक है, इसका आंसर हुआ आपका कि वनस्पतियों की कटाई 1 नंबर, 2 नंबर भूमंडलीय ताप की वृद्धि, 3 नंबर वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना, 4 नंबर दोस्तों अनियमित वर्षा। ठीक है, आगे है आखिरी प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों को लिखे या उल्लेख करें। ठीक है, 1 नंबर है अधिक संख्या में वनस्पति को लगाया जाना चाहिए। 2 नंबर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। 3 नंबर नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों मैंने जो नंबर लिया है वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी समस्या है यहाँ डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा ताकि आप संतुष्ट रहें, खुश रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।